ठीक है। इसके अंदर एक पॉइंट ओ है, उस पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं ओ डी, ओ ई और ओ एफ। और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से उठाया गया है। क्यों उठाया गया है? क्योंकि एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस एसएससी के अंदर, सीडीएस के अंदर, रेलवे के अंदर पूछे जा चुके हैं, पहले भी पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे, है। बिकॉज जो 9th और 10th की एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ से पिक किया गया है। तो अब तक ये एसएससी में पूछा नहीं गया है, लेकिन उसके ऊपर वहाँ से इंस्पायर्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसके याद रखने का तरीका, और बाद में इसको मैं सोल्व करके भी दिखाऊंगा। याद रखने का ये तरीका इसका, इस लाइन के ऊपर आप पहले वाली उठा लो, जैसे कि ए एफ, ठीक है। अगले लाइन के ऊपर भी पहले वाली उठा लो, मतलब आप यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट करोगे किसी भी डायरेक्शन में, तो दो टुकड़े हैं इस लाइन के ऊपर, ए एफ और एफ पी, हर एक लाइन के ऊपर दो टुकड़े हैं। तो पहले वाला टुकड़ा हमने उठा लिया, अगली लाइन के ऊपर भी पहले वाला उठा लिया, और ये जो अगली लाइन है इसके ऊपर भी पहले वाला उठा लिया, ठीक है। तो जो भी ये पहले टुकड़े हैं, जैसे पहला, इस लाइन का ये दूसरा है, ये पहला दूसरा, इस लाइन का ये पहला है, ये दूसरा है, सारे पहले वालों का जो स्क्वायर है ना, जैसे कि ए एफ स्क्वायर प्लस, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा, ये मत सोचना मैं ऐसी चीज़ को भी रटवाऊंगा ही नहीं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो ये दूसरे वाले टुकड़े बचे हैं एफ बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। बस आपकी नज़रों के सामने एक बार ला रहा हूँ, इसकी टेंशन मत लेना आप कि भाई एग्जाम में ऐसे, एक बार मैंने बता दिया इतना आपके लिए एनफ है। तो ये अपना कौन सा ट्रू है, ये यही वाला ट्रू है मेरा, ए एफ बी डी सी ई, उसके बाद ए ई डी सी एफ पी, ए ई डी सी एफ पी, ऑप्शन है। अब ये मैंने मतलब कि निकाला कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्रूफ क्या है, इसको कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि भाई सीधा सीधा एक बार इनको ऐड करके आप देख लो। तो देखो यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ से आप ज्वाइन कर दो वर्टिसेस को, ठीक है। अब आप यहाँ पर ए एफ की लंबाई निकालो, ए एफ का स्क्वायर क्या है, ए एफ का स्क्वायर होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब आप इसका स्क्वायर निकालो, मैं सबसे पहले एक बार नंबर एक का आपको निकाल के दिखा रहा हूँ एक जगह, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, ठीक है, सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। अब हम निकालते हैं भी दो नंबर वालों का, बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, देन डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, और उसके बाद भैया ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आप फॉलो कर रहे होंगे साथ साथ में। अब देखो इनका सम किया है, इनका सम किया है ना, तो जब आपने इनका सम किया तो यहाँ पर क्या आया, ए ओ बी ओ ओ सी, यहाँ पर भी देखो ए ओ बी ओ ओ सी, और जो चीज़ सब्ट्रैक्ट की गई है वो क्या है, ओ डी ओ ई ओ एफ, वो है ओ डी ओ ई ओ एफ। समझ में आ रही है बात? तो ऊपर वालों का सम और नीचे वालों का सम जो है वो बराबर है, बिकॉज राइट हैंड साइड पर सारा मामला बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले बराबर होंगे, ठीक है। द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तो हेक्सागन का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो हेक्सागन की साइड मैंने मान ली एच है, तो हेक्सागन का एरिया हो जाएगा √3/4 एच स्क्वायर इंटू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, और स्क्वायर की साइड मैंने मान ली एस, तो स्क्वायर का एरिया होगा एस स्क्वायर, ठीक है। तो हमने निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का रेशियो। तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन होता है 6h, स्क्वायर का पेरीमीटर 4s। तो हमें ये चीज़ निकालनी है, तो एक बार आप ये करो भैया, एस स्क्वायर को इस साइड ले आओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 ग्रुप पर जाएगा, या फिर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ 2/3√3, डन। तो एच बाई एस की वैल्यू क्या होगी, एच बाई एस की वैल्यू होगी √2/3√3। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये, यानी कि इसको 6/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ये 3/2 अगर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का बन जाएगा 9, 2 का बन जाएगा 4, ठीक है। तो अब ये सोल्व करके क्या आ जाएगा, 3√3 से अगर मैं इसको काटूँ तो ये जाएगा √3 पर, और ये जाएगा जी 2 पर, तो ये आ गया जी √3/2, या फिर इसको आप सोल्व करके लिख सकते हो 3 की पावर 1 4, 2 की पावर 1/2। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक खास दिक्कत है, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना, आप समझ ही नहीं पाओगे कौन से वाला ऑप्शन, मतलब ठीक है, ऐसा कई बार जानबूझ के ऐसी प्रॉब्लम एग्जामिनर क्रिएट करता है, तो उसका मैं सीधा सीधा आपको इलाज बता देता हूँ, हो सकता है आपने वही प्रॉब्लम फेस की हो, इसको सोल्व करते हो। करो क्या जनाब, ये जो है ना आप ये करो, सारे को एक रूट के अंदर लिख लो, सबसे बड़े वाला रूट और उसके अंदर √3/2, मतलब एक रूट की प्रॉब्लम ही खत्म कर दो। क्या कह रहा हूँ थोड़ी देर में पता चलेगा। देखो एक को आप कैसे लिख सकते हो, √6/√3, पूरे को एक रूट के अंदर लिख लो ना ऐसे, तो ऊपर क्या आएगा 6√3। समझ में आ रही बात, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, √6√3/√3√6, तो मैं बोल रहा हूँ इन दोनों रूटों को हटाकर एक ही रूट लगा दो, ये एक यूनिवर्सल रूट लगा दो। अगला ऐसा हो जाएगा ये, अब आप इसको सोल्व कर लो, 3 से ये √3 से जाएगा √3 पर, √6 से जाएगा √6 पर, और रूट के अंदर क्या बचा है, रूट के अंदर बचा है √2, लेकिन हमें रूट के अंदर √3/2 चाहिए। तो मतलब कि मैं ये देख रहा हूँ कि रूट के अंदर मुझे क्या चाहिए, √3/2। ऐसा अगर आप करोगे तो आगे रूट वाला कभी भी टंटा करेगा एग्जामिनर, तो आप पकड़े नहीं जाओगे। एक बड़ा रूट लिखा, मतलब कि ये रूट हमने लिख लिया, रूट के अंदर 3, ये रूट हमने लिख लिया, रूट के अंदर 6√2, इसको सोल्व करो जनाब, 1/2√2, ये जी भाई रूट के अंदर,
ये वाला रूट तो हमने लिख लिया 6√3। इसको रूट के अंदर लिखोगे तो √4 लिखना पड़ेगा, तो 4, तो 2 3 6 2 2 4 3√3/2 नीचे भाई ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 को करके देख लो। ऊपर वाला रूट तो मैंने लिख लिया 6√3, और हाँ अब इसको रूट के अंदर आप लिखोगे तो देखो 2 को रूट के अंदर लिखोगे तो आएगा 4, और ये ऑलरेडी रूट के अंदर 3 है, ये हमने लिख लिया जी 3। ठीक, तो 4 3 12, 6 से 2 पर जाएगा, √3/2 रूट के अंदर है, यही आंसर है ऑप्शन डी। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इन्होंने इसको ट्राइसेक्ट कर दिया है, बीसी को ट्राइसेक्ट करने का मतलब है कि भाई 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया, ऐसे आप मान लो ये। ठीक है, और अभी आपको बोल रहे हैं कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी पर ये ट्राइसेक्टेड है, इसको मैंने ई मान लिया समझाने के लिए। ए डी की लंबाई पूछी जा रही है। अब देखो ये बिल्कुल ईजी है, मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। देखो सबसे पहला ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो एफ पर। ठीक है, अब अपने पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं दोनों को मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एक बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल है। इन दोनों के अंदर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ और उसको इक्वेट करूंगा। ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पाइथागोरस लगा रहा हूँ, AD स्क्वायर माइनस DF स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल नंबर 2 ABF, इसके अंदर भाई एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AB स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर। हमें सिर्फ AD स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो जो भी एक्स्ट्रा मामला है उसको साइड भेजना, तो ये साइड आ जाएगा प्लस DF स्क्वायर। अब क्वेश्चन ईजी हो गया, ईजी हो गया मतलब कि अब आपको दिख रहा है कि हमें करना क्या है। हमें AD स्क्वायर की वैल्यू निकाली है AB के टर्म में, यानी कि हर एक चीज़ को AB के टर्म में आपने प्रोड्यूस करना है। सो कर देते हैं, देखो AB स्क्वायर तो AB स्क्वायर होता ही है। अब BF, तो मेरे भाई BF जो है वो AB का हाफ है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और F जो है वो मैंने मिड पॉइंट के ऊपर ये ड्रॉप किया था, स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन किया, तो ये परपेंडिकुलर बनाया था। जो अपनी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसमें एल्टीट्यूड मीडियन का काम करती है, तो ये BC का हाफ है और सारी साइड बराबर है, तो ये AB का भी हाफ, इसलिए मैं डायरेक्टली AB का हाफ बोल रहा हूँ। AB का हाफ है BF, तो इस मतलब कि AB/2 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, AB²/4। अब बात आ गई जी DF की, तो देखो ये 1/3 ट्राइसेक्ट किया था ना, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, और यहाँ पर ये 1/3 का भी हाफ है, ये दोनों हाफ है 1/3 के, तो ये DF कितना हो गया 1/6 हो गया, 1/3 का आधा, 1/3 का आधा, तो AB/6 यानी कि AB²/36। अब आप इस सारे को सोल्व करोगे, नीचे 36 आएगा, एलसीएम ले लो, 36 में से 35 सॉरी 36 में से 9 गए, 4 में 36 होगा ना, 27 और 28, 28/36 AB², 4 7 28, 4 9 36, 7 9 AB²। तो हो गया तरीका ये। अब आपको ये लगे कि नहीं मुझे तरीका तो भाई पसंद नहीं आया, चलो भाई दूसरा मेथड देखते हैं। देखो अब आप क्या कर सकते हो, ऐसे हर एक इस तरह के केस में आप एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो कि अब वैल्यूज एज्यूम कर लो, मतलब कि एक केस ले लो, मैंने इस ट्रायंगल की साइड को 6 6 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, 2 का भी हाफ है, ये 1 है, और ये क्या है जी, ये 2। समझ में आ गई बात, मैंने इसकी साइड मान ली। अब देखो अब AD² पूछा है, तो मेरे भाई इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट होती है √3/2 इंटू ए इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो 3√3 हाइट हो गई। अब AD का स्क्वायर हो गया जनाब, पाइथागोरस लगा दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 28, और AB का जो स्क्वायर है वो है 36, बिकॉज AB की लेंथ क्या है 6। तो अब आप देख लो AD और AB में क्या रिलेशन है, फ्रैक्शन में कितनी है, 4 7 28, 4 9 37, 7/9 है, AD जो है वो AB की 7/9 है। समझ में आ गई बात, अगर नहीं आई तो मेरे भाई AD/AB ऐसे करोगे, AD²/AB², 28/36, 4 7 4 में AB को उस साइड भेज दो, ये मैं बता रहा, ये तो बताना ना AD AB की फ्रैक्शन में कितनी है, 7/9 है। बहुत ईजी क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर PQ इज इक्वल टू PS, PQ इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू SR, और QPS है वो 40 है। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं, ये 40 है तो 180 में से 40 का 140, तो ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा। एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। अब किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो अंदर वाले के सम के बराबर होता है, ये अगर AA है तो ये 2A होगा, तो ये 70 है, तो ये AA होना जरूरी नहीं है, मतलब ये AB है तो ये A+B होगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल साइड्स के अपोजिट है ना, इक्वल साइड के अपोजिट इक्वल एंगल होते हैं, तो ये 70 थे 35 35 होंगे, तो 40 और 35 75। इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल इन व्हिच AB इज इक्वल टू AC, AB जो हो AC के बराबर है, ठीक है भाई। ये सर्कल थ्रू B टचेस AC एट D, ठीक है, सारी सिचुएशन आप समझ गए, D मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर टेंजेंट सेकंड थ्योरम लगा दो, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू AB। डन। और हाँ आपने अभी अभी क्या सुना कि AB इज इक्वल टू AC, एग्जामिनर ने बताया, तो AC का हाफ है ना AD, तो AB का भी हाफ हो गया, ये जो है ये AB का भी हाफ है, क्योंकि भैया AC और AB तो बराबर हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ AB के हाफ का स्क्वायर यानी कि AB²/4। अब AB से AB कट जाएगा और AB इज इक्वल टू 4AB, ठीक है, AB इज इक्वल टू 4AB, AP अगर 1 है तो AB 4 है। तो SSC के अंदर जो क्वेश्चन एक बार आया था उसके अंदर इन दोनों का रेशियो पूछा था 1:3 आंसर उस क्वेश्चन का, ठीक है। देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट ABCDEFGH, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FDH ऑन ए सर्कल, तो वेरी इजी, ये भी स्टूडेंट ने छोड़ा होगा क्वेश्चन एग्जाम में,
लेकिन अगर हमारी सोच खुली हुई है, मतलब कि वी आर ओपन टुवर्ड्स क्वांट, मतलब कि फिक्स्ड माइंडसेट नहीं है, सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, तो इजीली कोई भी सिचुएशन को कर सकता था। उसने बोला एंगल एफ डी एच, एफ कहाँ पर, अभी एफ यहाँ पर है, एफ डी एच। देखो मेरे को एक बात बताओ, उसने एक पॉइंट को बीच में छोड़ दिया, अगर मैं एक एक पॉइंट को छोड़कर अगर मैं इन 4 पॉइंट को मिलाऊं, अगर ये 8 पॉइंट इक्विडिस्टेंट थे तो ये 4 पॉइंट भी इक्विडिस्टेंट होंगे, मतलब बराबर डिस्टेंस पर होंगे। अगर मैं इनको मिला दूं, यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वायर बनेगा, सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट इक्विडिस्टेंस पर है, और ये स्क्वायर डायगोनल हो गया, तो डायगोनल जो है वो बराबर बराबर बांटता है स्क्वायर के अंदर 45-45 एंगल को, एफ डी एच 45 डिग्री का आ गया। ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट ए, ए डी इज एल्टीट्यूड टू बी सी। देखते हैं भैया, ए बी सी, ए बी 7, ए सी इज 24, और ए डी जो है वो एल्टीट्यूड है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या हमसे, फाइंड द रेशियो ऑफ ए डी टू ए एम इफ एम इज मिड पॉइंट, अगर एम मिड पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट है भैया, तो हमने काली और नीली लाइन का रेशियो निकालना है, ठीक है, इजी, बहुत ईजी है। कैसे, देखो अब 7 24 25 हाइपोटेन्यूज 25 होगा, ये क्लियर हो जाना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब अगर आपको एडी की लंबाई निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जनाब ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान से सुन लो, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, और ये जो अपनी है ये एल्टीट्यूड है। एरिया को दो तरीके से लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर इंटू बेस, इक्वल टू हाफ इंटू, इसको बेस मानोगे तो ये हाइट, हाइपोटेन्यूज इंटू इसके ऊपर जो एल्टीट्यूड है वो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इसका और इसका प्रोडक्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पहले बोल चुका हूँ कि भाई इसको ध्यान रखो। तो 25 और 25 के ऊपर हाइट क्या है, एडी, तो 25 इंटू एडी इक्वल टू 24 इंटू 7, तो एडी की वैल्यू क्या होगी, 24 इंटू 7 बटे 25। और एम जो है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मेरे भाई, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल सेमी सर्कल के अंदर होती है, अगर आप 90 डिग्री वाले एंगल से सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर जाओगे तो उस सर्कल के, बिकॉज ये डायमीटर होता है, सेमी सर्कल में होती है, तो सामने वाले हाइपोटेन्यूज के 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी, और उस सर्कल का जो रेडियस है उसी के बराबर ये तीनों लाइनें होंगी, मतलब कि ये भी 25/2 होगा सी एम, और ये बी एम भी 25/2 होगा, और जो ए एम है ये भी रेडियस के बराबर होगा, 25/2 होगा, क्योंकि सेंटर से ये सर्कल के ऊपर आ रहा है। तो भैया ए एम की वैल्यू भी हमें पता चल गई, 25/2, इन्हीं का हमें रेशियो निकालना था, रेशियो ऑफ ए डी इज टू ए एम 25/2, तो क्या हो गया, नीचे बताएगा 625, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी, ऊपर फिर 336 आएगा। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल पी ए बी क्यू एंड ओ इज इट्स सेंटर, ठीक है, ये एंगल 64 है, हमें बताना है एंगल ए एक्स पी। तो देखो भैया दोनों चीज़ें यूज करूँगा, दो भी उसने बताई है, ये डायमीटर है, इसको कहीं पर भी मिला दो, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, डायमीटर 90 बनाता है, और दूसरा यहाँ पर ये जो चाप है ये यहाँ पर सेंटर पर 64 बनाती है, तो ये सेम जो आर्क है चाप है ये यहाँ पर 32 बनाएगा, सर्कमफ्रेंस पर हाफ एंगल बनता है सेंटर से। अब ये एंगल आप इजीली बता दोगे, जी हाँ इजीली बता देंगे, इन तीनों का समझो वो 180 है, तो 90 में से 32 गया 58, और उन्होंने पूछा क्या है ए एक्स पी, यही एंगल पूछा 58। इन द गिवन फिगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पर लगेगा, जो कि मैं इससे पहले प्रैक्टिस, जो अपनी वीडियो आई थी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, इससे पहले कोई वीडियो है उसके अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये चीज़ें क्वेश्चंस के थ्रू बताने की है, तो अब तक आपको याद जाना चाहिए था, अगर इससे पहले के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने किए हैं तो। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो ध्यान से, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से इसको मैं कंपेयर करूंगा ताकि आपको याद रह जाए। अपने पास एक ट्रायंगल ए बी सी, अब की बार जो एंगल बाइसेक्टर है वो इसका इंटरनल एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, कहाँ पर, बी पर, ठीक है, यानी कि ये दोनों जो है ये बराबर है, और इस ट्रायंगल के अंदर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट करता है। आपने करना क्या है, जिन दो आर्म्स के बीच में वो एंगल है, यानी कि ए बी और ए सी, उन रेशियो में मिल जाएगा ए बी और ए सी का, कैसे, मतलब पॉइंट ए से पास हो रहा है ना, पॉइंट ए, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है ना, तो एंगल ए पर ये दो आर्म मिलती हैं, बी ए और सी है, इनका रेशियो, तो यहाँ पर भी एंगल ए का बेसिक से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पर दो आर्म्स मिलती हैं, बी ए इस ट्रायंगल की और सी है, ये दो साइड मिलती हैं, तो ए बी और ए सी का रेशियो। अब आपने करना क्या है, जहाँ पर भी वो एंगल बाइसेक्टर है वहां से लेकर पहले वाली आर्म ये है, दूसरे वाली आर्म ये है, पहले वाली साइड ये ट्रायंगल की दूसरे वाली है, तो पहले वाली साइड को कहाँ पर टच करता है, बी पर, तो डी बी ये वाला डिस्टेंस, इसको आप डी भी बोल सकते हो, ठीक है, और फिर एंगल बाइसेक्टर साइड को जहाँ पर भी काटा है वहां से लेकर दूसरी आर्म के बीच का डिस्टेंस, यानी कि सी डी डी सी कुछ भी बोल लो, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होएगा, पॉइंट डी पर कटा है ना सामने वाली साइड को, भले ही एक्सटेंड करने के बाद काटो, तो ये अपनी पहली साइड थी, दूसरी साइड थी, तो पहली साइड को ये यहाँ पर ये डिस्टेंस है पहली साइड के वर्टेक्स से शीर्ष बी डी, और दूसरी साइड से इसका डिस्टेंस है जहाँ पर इसने लाइन को कटा है सी डी। समझ में आ गई बात, गलबात बन गई यहाँ पे। अब करते हैं काम, देखो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी, जैसे ए बी था ना, बी से लेकर एंगल बाइसेक्टर तक जाएंगे, फिर ए सी है तो सी से लेकर एंगल बाइसेक्टर तक जाएंगे सी डी, ठीक है, याद करवा दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं भैया, 12 बटे ए सी की वैल्यू क्या है 8 इक्वल टू बी सी की वैल्यू है भैया 6, ये 12 है 8 है, इसको मैंने मान लिया जी एक्स, ठीक है,
तो बी डी इज इक्वल टू 6 + x, नीचे आ जाएगा x। अब इन दोनों में कितना फर्क है भैया, 6 का है, और यहाँ पर कितना फर्क है, 4 का। तो 1.5 गुना कर देना, 4 का 1.5 गुना 6 होता है, तो 12 का 1.5 गुना 6 दूनी 12, 6 3 18, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1.5 गुना किया मैंने, दोनों तरफ 1.5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे, इनके बीच में भी 6 का गैप आ गया यहाँ पर भी। अब आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो, इसकी x की वैल्यू 12 है, देखो 12 + 18 और ये 12, x की वैल्यू इस 12, तो द आंसर है ऑप्शन डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एग्जामिनर ने क्यों दिया है पता नहीं, बट दे दिया है 2017 टीयर मेंस में। तो बताता हूँ, देखो यहाँ पर उसने बताया क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर 2 सर्कल है, इस वाले सर्कल का रेडियस 12 है, इस वाले सर्कल का रेडियस 4 है, ठीक है। मतलब ऐसे आसान क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि ये कोई नई बात है, बस उसने 2 सर्कल क्यों दिए ये मैं कहना चाह रहा था। देखो अगर मैं ऊपर वाले छोटे सर्कल को भूल भी जाऊँ तो एक बात बताओ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक अंदर सर्कल फंसा हुआ है और उसका हमें रेडियस दे दिया 12, ये इसका इन सर्कल हो गया ना, और साइड पूछ ली तो आपको पता होना चाहिए ना भाई, साइड इज इक्वल टू इन रेडियस इंटू 2√3, तो 12 इंटू 2√3 तो 20√3। मैंने आपको कैसे याद करवाया, मैंने ऐसे याद करवाया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस इज इक्वल टू साइड बाई 2√3 और सर्कम रेडियस इज इक्वल टू साइड बाई √3, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रटी हुई होनी चाहिए, मैं बहुत कम चीजें याद करने के लिए बोलता हूँ। इन सर्कल विद सेंटर ओ, एडी इज डायमीटर, ठीक है, एडी डायमीटर है, सेंटर ओ है, AC से कोल्ड एंड B से पॉइंट ऑन AC सच दैट BC इज 5, OB इज 16। देखते हैं भाई, AC से कोल्ड, B इसके ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, और OBA इज 60, ये 60 है, OBA, BC 5 इन्होंने बोला है। देन एंगल DOC 60, एंगल DOC, और मेरे को इक्वेशन पहले से ही पता है, इससे मैं डायग्राम बहुत ही बढ़िया बना रहा हूँ। जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो हो सकता है कि आपसे डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ बन जाए, तो डरना नहीं है, ठीक है। अपना काम क्या है, आपको डरने से बचाना, बिना वजह डरने से बचाना, तो डरना नहीं है। कई क्वेश्चन से डायग्राम फर्स्ट अटेम्प्ट में ठीक नहीं बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वो सोल्व हो जाते हैं, कभी कभी सोल्व नहीं होते तो हमें डायग्राम दोबारा बनाना पड़ता है, नॉट ए बिग डील, नॉर्मल चीज़। हाँ अब देखो, तो भैया एक बात बताओ, इस आर्क ने सेंटर पर 60 डिग्री बना रखा है, तो यहाँ पर कितना बनाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री बनाएगा, जी हाँ बिल्कुल 30 डिग्री बनाएगा सर्कमफ्रेंस में। अगर ये 30 है, 60 है, तो ये 90 है। हाँ मैंने इसको ठीक किया बनाया, मैंने बस ये एंगल सीधा 90 बना दिया, मुझे पता था 90 बनेगा, इसलिए आप थोड़ा टेढ़ा बना देते तो उसे फर्क नहीं पड़ता, मैं जस्ट फील आपको दिलाना चाहता हूँ, ये 90 बस इतना फर्क है, बाकी क्वेश्चन उसी तरीके से सोल्व होगा। अब देखो ये 90 है, ये 60 है, तो ये बीच में कितना बच गया, ये बच गया जनाब 30। अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना बच गया, 120, तो 120 और 30 150, तो ये वाला एंगल कितना बच गया 30, 180 होता है ना 3%। तो यानी कि ये वाली और ये वाली साइड की लंबाई बराबर है, बराबर क्यों है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पर लंबाई अगर 5 है तो भैया यहाँ पर लंबाई भी 5 हो जाएगी, और 30 के सामने अगर 5 है किसी ट्रायंगल में तो 60 के सामने 5√3 होता है, पता होना चाहिए, तो इसके रेडियस की लंबाई 5√3 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन रेडियस टू सर्कम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है, इसके रेडियस को बोलते हैं भैया इन रेडियस, और इसके बाहर जो सर्कल है इसके रेडियस को बोलते हैं सर्कम रेडियस, ठीक है। तो अगर मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, इन रेडियस की वैल्यू होती है P + B - h/2, और सर्कम रेडियस की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज बाई 2, हाइपोटेन्यूज आधा होता है, बिकॉज ये सेम सर्कल के अंदर आ जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल या फिर सर्कल के अंदर पूरी फिट बैठती है, ये डायमीटर होता है तो रेडियस इसका आता है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो होगा भैया ये, जो कि डिपेंड करता है PB और H पर। आप खुद देख रहे हो ये कहीं पर भी निकला नहीं, तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, लेकिन फिर भी आपके मन में अगर शंका हो तो शंका को मिटे देता हूँ मैं, टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज मान लो एग्जाम में आपको कभी ऐसा करना पड़ जाए तो आपने करना क्या है, जो मैंने किया वो करना जरूरी नहीं है, ले लो 2 ट्रायंगल उठा लो, 1 3 4 5, एक ट्रायंगल मत उठाना मेरे भाई, क्यों, क्योंकि हम किसी भी रूल को रूल कब बोलेंगे, तो वो हर एक कंडीशन के अंदर वो ट्रू हो, भाई इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो हो, जब हर एक ट्रायंगल में सेम होगा तभी तो हम बोलेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा होता है, क्या अलग अलग ट्रायंगल में अलग अलग है, तभी तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। तो देखो, तो इसका इन रेडियस क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 -5, 2/2 यानी कि 1, सर्कम रेडियस 5/2 यानी कि 2.5, रेशियो क्या होगा 2:5। हो सकता है आप एक चेक करते हो, इसको लगा देते हैं ना, अगला चेक करते हैं, यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, 12 और 5 17 में 13 गए, 4/2 दैट इज 2, और 13/2 यानी कि 6.5, यानी कि 4:13 रेशियो, तो ये तो है नहीं कहीं पर, तो हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अलग से रेशियो आएगा, तो दिस विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। AB and CD are two chords of a circle which intersect at point O inside the circle। बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट तो बहुत आम कंसेप्ट है, सबको पता है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन को टिपिकल बना देती है, तो उन कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करूँगा मैं, यहाँ पर देखो ध्यान से देखिए, हो सकता है कैलकुलेशन के कारण ही आप इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पर 2 कोड है AB एंड CD, और ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं O पर, तो हमें पता है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम से कि भैया AO × BO, इसका और इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू इसका और इसका प्रोडक्ट, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप पिटाई डिजर्व करते हो, खुद थप्पड़ मार लो अपने मुंह, मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं। तो O इज इनसाइड द सर्कल, इट इज गिवन दैट AB इज 10, तो AB की लंबाई जो है वो 10 है, ठीक है भैया, देन CO इज 1.5 एंड DO इज 12.5, ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको बताया था, ये है ट्रू, तो 12.5 यानी कि 25/2 इंटू
3/2 इज इक्वल टू AO इंटू BO, यही है ना मामला। इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो मेरे भाई देखो ध्यान से, इन दोनों का सम है 10। तरीका नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ईजी तरीका बताऊंगा। इन दोनों का सम है 10, तो हमने इस प्रोडक्ट को ऐसे दो वैल्यूज में तोड़ना है जिनका सम 10, जिनका सम 10। तो आप कैसे तोड़ोगे? तो देखो, यहाँ पर भी नीचे 2 है, यहाँ पर भी नीचे 2 है, इसको आप दो टुकड़ों में तोड़ोगे, ये भी समथिंग बाई 2 आएगा, ये भी समथिंग बाई 2 आएगा। आप इन दोनों को जोड़ोगे हैं, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 10 आना चाहिए ना, यानी कि यहाँ पर ऊपर 20 होना चाहिए। 20/2 ही 10 होएगा। तो बिकॉज नीचे 2 है ना, तो मैंने पहले ही ऐसे मान लिया 2 और 2, इस प्रोडक्ट को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है। तो ऊपर वाले को मैं ऐसे तोड़ दूंगा जिनका सम 20 है, तो 25 3 75, 75 को ऐसे दो में तोड़ो जिनका सम 20 है, 15 5 75, बिल्कुल ईजी है। एक तो 15/2 हो गया, एक 5/2 हो गया, इनको ऐड करके देख लो, 15 और 5 20/2 10, इनका सम 10 आएगा। तो इनमें से जो बड़ी वाली हो 15/2 है, जो छोटी वाली हो 5/2 है, और इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 3:1 काटोगे। एक तो ये तरीका है। अब आपको लगा होगा कि सर मैं तो ऐसे नहीं सोच पाता, तो आपके लिए बताऊंगा, अगर आप ऐसे नहीं सोच पाते तो, और सोच पाओगे, नॉट ए बिग डील है। देखो, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है, इसको आप a मान लो, इसको 10 - a मान लो, तो दिस विल बी a इंटू 10 - a। तो भैया ये हो जाएगा कैलकुलेटिव तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 3 बताऊंगा एक, जो ईजी हो जाएगा और आपको स्ट्राइक भी हो जाएगा, मतलब आप उसको यूज कर पाओगे। तो ये हो गया 75/4 इज इक्वल टू 10a - a²। 4 को उधर भेज दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 1 2 स्टेप बढ़ जाएंगे, अदरवाइज आप कर लोगे, नॉट ए बिग डील। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है? आपको ये बात पता है कि मान लो ये a है, ये b है, तो ये a इंटू बी है, और a और b का सम क्या है? a और b का सम है मेरे भैया 10, ठीक है, या फिर स्क्वायर, हाँ ये a इंटू बी है, और हमें पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 10। यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर ये 2 है ना, एक तो 2 इस a को दे दो और एक 2 इस b को दे दो, तो 2a और 2b का प्रोडक्ट क्या होगा? 25 3 75। तो यहाँ पर भी दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस 2b विल बी इक्वल टू 20। अब देखो, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 75 है, और ऐसे दो नंबर जिनका सम 20 है, वही 15 और 5। तो 15 और 5 तो 2a और 2b की वैल्यू है ना, a और b की वैल्यू क्या होगी? 15/2 5/2, ठीक है। पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन पर, आंसर इज ऑप्शन 3। इन द गिवन फिगर sx इज टेंजेंट sx इज इक्वल टू ox इज इक्वल टू or। तो भैया sx इज इक्वल टू ox इज इक्वल टू or। qx तो 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, pq इज 9, ये पूरा 9 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ os? देखो, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम पता है ना, x s का स्क्वायर इज इक्वल टू xq इंटू xp। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू xq यानी कि 3 इंटू xp यानी कि 9 3 12, 12 3 36, यानी कि sx की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। तो अगर sx की वैल्यू 6 आ गई, तो इसकी वैल्यू भी 6 आ गई इस पूरे की। अगर इसकी 6 है तो इसकी 3 हो जाएगी। ये पूरा 9 था, तो 9 में से 3 गई है, 6 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी 6 ही है, ये तीनों बराबर थे ना। अब आपको टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, ये तो बाहर वाला था, अंदर वाला पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 18 6 18, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 18 6 18, ये भी 3 है, OS 3। डन, इज इक्वेशन। द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर आर प्रोपोर्शनल टू 1 2 3। और ये रेशियो क्वाड्रिलेटरल कैसे होगी? देखो, अगर पैरेललोग्राम के एंगल्स आपको बताए जाएंगे ना, पैरेललोग्राम के एंगल, तो पता है कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे ए बी बी। पैरेललोग्राम के एंगल अगर आपको बताए जाएंगे तो उनका रेशियो कुछ ऐसा होगा कि ऐसे 3:5:3:5, क्योंकि ऑपोजिट बराबर होते हैं ना, तो ए बी ऐसे रेशियो बताया जाएगा। तो पैरेललोग्राम के नहीं है, रेक्टेंगल के तो सारे 90 होते हैं, तो रेशियो 1:1:1 होगा, इससे भी नहीं है। अब कैन नॉट बी एनी शेप है या ट्रेपेजियम है, क्या है मामला, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेरे को तो पता लग गया ट्रेपेजियम क्यों, क्योंकि 1 और 4 का सम भी 5 है, 3 और 2 का सम भी 5 है, सम बराबर है ना, इसलिए। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, देखो मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एंगल है 1, ये एंगल है 2, ये एंगल है 3, ये एंगल है 4, इन दोनों का सम क्या है? 5। इन दोनों का सम क्या है? 5 मिनट, 6 मिनट है। चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है ना, तो भैया 360 डिग्री में से 180 डिग्री यहाँ पर है, 180 डिग्री यहाँ पर है, और अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भैया, अगर इन दोनों का सम 180 है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, यहाँ पर भी ये चीज़ पता चल रही है, यहाँ पर भी ये चीज़ पता चल रही है, मतलब कि ट्रेपेजियम है। अदरवाइज जब आप असली में ये एंगल्स निकालोगे तो भी नॉट ए बिग डील, तो भी आपको पता चल जाएगा। देखो, असली में निकालो आप ये एंगल्स, इन सब का सम क्या है? इन सब का सम है 10। 10 को रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री। अब इसका एंगल्स में लिखने जा रहा हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू 36, 2 की 72, 3 की 108 और 4 की 144। इन दोनों का सम 180 है, यानी कि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। उसी रूल से ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर इंटीरियर एंगल, तो ये ट्रेपेजियम हो गया, समलंब चतुर्भुज। टू सर्कल्स आर हैविंग रेडियाई 9 and 12, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज 15, द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड। चलो देख लेते हैं। जब तक ये बोलना हमने ना, मेरे को मजा नहीं आता, अदरवाइज कोई जरूरत, आलू जैसा बन रहा है बीच में। देखो, इसका रेडियस है जी 9, ये है जनाब 12, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है जी 15। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, 3 4 5 ये 3 गुणा 3 3 4 3 5 3 15, यहाँ पर 90 डिग्री है। और जो कॉमन कोड होती है ना, क्या होती है दो सर्कल्स के अंदर, मैं आपको बताऊँ, ये जो कॉमन कोड होती है और लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर होती है, ये कॉमन कोड को दो बराबर हिस्सों में बांटती है और 90 डिग्री पर होती है, ठीक है।
ये मत बोलना कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होता है, ये डिपेंड करता है सर्कल से। अगर एक सर्कल बहुत बड़ा है एक सर्कल छोटा है तो क्या होगा, अब आपको खुद पता चल जाएगा। देखो ये कॉमन कोड है, कॉमन कोड को तो दो बराबर हिस्सों में बांटा है, लेकिन लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर में एक हिस्सा बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, तो ये बताना चाहिए, इसमें वेरी कर सकते हैं लेंथ। तो देखो अब ये वाली जो लाइन की लेंथ है वो 15 है, और ये जो कॉमन कोड है ये इस ट्रायंगल की हाइट की डबल है, तो ट्रायंगल की हाइट हम निकाल ही सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस को अगर 15 मानो तो हाइट एच, और हाफ इंटू बेस को 12 मानो तो हाइट 9, हाफ से हाफ गया, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 इंटू 9 पे 15, और मुझे वैल्यू क्या चाहिए 2 एच की पूरी कॉमन कोड की, बस आ गया आंसर। 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 9 चौके 36, 72/5 यानी कि 14.4। ABCD से पैरेललोग्राम, ठीक है। P and Q are points on the diagonal AC, diagonal AC के ऊपर पॉइंट्स हैं, such that AP is equal to QC, ताकि जो AP की लेंथ है यही लेंथ QC की है, ठीक है। देन क्वाड्रिलेटरल BPDQ, ये जो क्वाड्रिलेटरल है नीले रंग वाली, ये जो है ये क्या है ये पूछ रहे हैं। तो देखो भाई एग्जामिनर ने क्या बताया, एग्जामिनर ने आपको बताया कि ये जो है ये इसके इक्वल है। अब आप ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 को उठा लो। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। पैरेललोग्राम में ये जो डायगोनल होता है इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस में ये वाला एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों क्या होगी, ट्रायंगल 1 और 2 दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल, सर्वांग त्रिभुजों के जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट वो बराबर होते हैं, यानी कि ये साइड इक्वल टू ये साइड। सिमिलरली ट्रायंगल नंबर 3 एंड 4 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। देखो ट्रायंगल नंबर 3 में ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों बराबर होंगे, और ये जो साइड है और ये जो साइड है ये बराबर होंगे, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलरली ये और ये इक्वल प्रूव होगी। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल हो किसी फिगर की तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल ही सकते हैं भैया, ऑप्शन सी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड है, ये आया नहीं है एसएससी के अंदर, डेफिनेटली आ सकता है। एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन हर साल आते हैं। इन द गिवन फिगर ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 12, AC इज इक्वल टू 15, तो ये हो गया 9, 3 4 5 के 3 गुने हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 के 3 गुने, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन इट, तो इसके अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब कर दिया इस तरीके से, जैसे एग्जामिनर बता रहा है कि एक और टेक्स्ट कॉमन है। तो जब भी स्क्वायर ऐसे रखा जाए किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो स्क्वायर की साइड निकालने का जो फॉर्मूला है मैंने आपको सब रिजल्ट्स के अंदर बताया कि बेस इंटू हाइट ओवर बेस प्लस हाइट, ये आपको याद होना चाहिए। जिस भी ट्रायंगल की जिस भी साइड के ऊपर स्क्वायर रखा हुआ है उसको आप एज ए बेस मान सकते हो। तो बेस हो गया 9, और उस बेस के कोरस्पॉन्डिंग हाइट हो गई 12, और बेस प्लस हाइट यानी कि 9 और 12 21, 3 3 9 3 7 21, 36/7 इसकी साइड होगी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा इसका स्क्वायर 1296/49, ऑप्शन है। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 and 9 सेंटीमीटर, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेटिव नहीं होगा अगर आपको एक छोटा सा काम आता है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका। देखो 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 7, तो ये रेडियस मैंने मान लिया जी 9, ये हो गया जी 7, ठीक है। इंटरसेक्ट एट AB, और AB की लंबाई अगर 6 है, कॉमन कोड की पूरी की लंबाई 6 है, तो इतनी की लंबाई है परपेंडिकुलर होती है 3 हो जाएगी। तो मैं भैया तो आप इजीली कर सकते हैं ना, अगर इसको मैं मान लूँ बी तो नहीं मान सकते, CDE, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनी है पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो CE की लंबाई क्या होगी, C की लंबाई होगी 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 81 माइनस 9 यानी कि √72, प्लस ED की लंबाई होगी 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 49 माइनस 9 यानी कि √40। मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ एग्जाम में, ये 8 के स्क्वायर से बड़ा है ना, 64 से बड़ा और 9 के स्क्वायर से छोटा है, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, प्लस ये 6 से बड़ा और 7 से छोटा है तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 का 36, तो 14 पॉइंट समथिंग है। तो मैं 14 मार्क करूँ या 15 ये आप नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पर 16 भी होता है तो भी हम इससे चांस लेते हैं, लेकिन मतलब कि यहाँ पर अब आप ऐसे चांस नहीं ले पाओगे, अब आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब देखो कैसे कैलकुलेट करें, यही मैं आपको बताया था कि मैं बता सकता हूँ। देखो बहुत ईजी, 72 को आप लिख सकते हो 36 दूनी 72 यानी कि 6√2, 40 को आप लिख सकते हो भाई 4 दही 40 यानी कि 2√10। अब √2 की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, 1.414 होती है, इतना अंदर तक मत जाओ, 1.4 रखो √2 की वैल्यू। अगर मान लो √10 की वैल्यू आपको याद नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने भी याद नहीं रखी, 3 पॉइंट समथिंग मैंने भी याद नहीं रखी, बिल्कुल 3-4 सेकंड लगेंगे निकालने में, क्या करूँ 10 के आगे 2 जीरो लगा दो, बिकॉज हमारा नंबर तो 10 था ना, तो 10 के बाद 2 भी होगा, वहाँ पर पॉइंट आएगा, तो 3 3 9। ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए कन्वेंशनल वे स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। यहाँ पर बच गया एक, आगे पूरे दोनों जीरो उतारो, 3 का डबल कर दो 6, यहाँ पर ऐसे नंबर पर भेजो जिनके बाद पॉइंट लगेगा, बिकॉज अपना नंबर 10 तो खत्म हो चुका है जिसकी स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, आगे जीरो तो हमने एक्स्ट्रा लगाई। अब ये या तो 61 एकम 61 पर जाना चाहिए, या फिर 62 दूनी 62 पर, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, 62 दूनी 124, तो ये तो बड़ा हो गया, यानी कि 61 एकम 61 पर जाना था, तो अपनी स्क्वायर रूट 3.1 है। मैं आगे भी बता सकता हूँ, लेकिन अपने एग्जाम में जब निकालना पड़ेगा तो ये मोर देन सफिशियंट होगा, ठीक है। तो अब देख लो 14 6 84 और ये 6.2, तो 14.6
तो 14.5 को एक्सीड कर गया, यानी कि दैट इज ऑप्शन 2। 14.5 के बिल्कुल क्लोज था, तो आपको ये दिक्कत आना चाहिए। समझ में आ गई बात? ए बी एन सी डी ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल पी क्यू है, और इनके एंगल बाइसेक्टर को मिला तो कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनेगी? तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे। ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि अगर ये ए है, उस तरफ करते हैं दूसरी तरफ, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये ए है तो ये भी ए होएगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये बी है तो ये भी बी होएगा। मेरे को एक बात बताओ, 2a प्लस 2b की वैल्यू क्या होगी? 180, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में यहाँ पर जो दो एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? 90। तो अब एक बार इस बाहर वाले को भूल जाओ, अगर इन दोनों एंगल की वैल्यू 90 है तो इस बीच वाले की वैल्यू क्या होगी? 90। सिमिलरली आप यहाँ पर बनाओगे ऐसे, यहाँ पर भी 90 आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 90 आएगा। और अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये बी है, ये बी है, ये एंगल ए के बराबर होगा ये वाला, या फिर चलो और दूसरा तरीका बता देता हूँ इजी थोड़ा, इसको सी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है, बिकॉज एंगल बाइसेक्टर है। तो 2b प्लस 2c इक्वल टू 180, तो b प्लस सी इक्वल टू 90 है ना। 2b प्लस 2c 180 बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल है, तो b प्लस सी 90, तो ये भी 90 होगा। तो कुल मिलाकर जो चारों एंगल है ना वो 90 के बनेंगे वैसा, तो यानी कि एक रेक्टेंगल बनेगी। तो दिस इज एन आयत। टेंजेंट ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक है भाई, टेंजेंट ए बी एंड ए सी, ये लो, drawn to a circle from point A such that angle BAC is 40. एक और CP is drawn parallel to BA, CP BA के पैरेलल, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो अब आपको सीधा सीधा पता है कि ये वाला एंगल 140 है, बिकॉज दो लाइन अगर पैरेलल हो, यहाँ पर एंगल अगर 40 हो तो ये वाला 140 है, ये वाला 40 है, ये वाला एंगल 40 है ना? आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या पूछा है? मेजर ऑफ एंगल CBP, CBP। मेरे को एक बात बताओ, आपको एक चीज़ पता है कि किसी टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल कोड दूसरी तरफ बनाती है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, पता होगा। तो अगर ये एंगल 40 है तो ये जो एंगल है ये इस कोड और इस टेंजेंट के बीच में है, तो ये जो कोड है ये दूसरी तरफ ऑल्टरनेट सेगमेंट हम इसको बोलते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट में 40 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो दैट इज ऑप्शन 4, इजी। PQRS is a square whose side is 16 centimeter. What is the value of the side of largest regular octagon that can be cut from given square? तो देखो, इसे ऑक्टागन काटना है, ऑक्टागन मतलब क्या अष्टभुज, कैसे कटेगा वो मैं बता देता हूँ। ऐसे कटेगा, ऐसे, ये काले रंग का ऑक्टागन बन गया, चार पन्ने काटती। तो ये तो आप स्क्वायर में से ऑक्टागन काटे हो। एसएससी के अंदर एक और क्वेश्चन आया था जहां पर रेक्टेंगल से आप ऑक्टागन काटे हो, तो रेक्टेंगल से कभी भी रेगुलर ऑक्टागन नहीं कर सकता, मतलब उसकी साइड से और आठ बताई गई थी। मैंने भी कोर्स में आपको सोल्व करवा दिया था, जैसे एसएससी ने आंसर दिया उस हिसाब से सोल्व करवा दिया था। अदरवाइज ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल रेक्टेंगल में से कोई भी ऑक्टागन काटना। तो इस क्वेश्चन के मार्क्स सभी को दिए जा सकते थे अगर कोई भी पॉइंट आउट करता है। अब चलिए काम करते हैं। देखो, ऑक्टागन का अंदर वाला एंगल कितना होगा? 135 डिग्री। मैं फिर अंदर वाला निकालते कैसे? मेरे को तो याद है, ऐसे निकालते हैं ना कि भैया एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 180 डिवाइडेड बाई 8, 45। एक्सटीरियर हमें 45 पता है, तो ये भी 45 होएगा ऑक्टागन का। पॉलीगन में ये तो पढ़ाया ही था। तो इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो गए। ये अगर ए है, ये ए है, और ये 90 डिग्री है, यहाँ पर स्क्वायर का है, स्क्वायर 90 डिग्री बनाता है, तो ये √2a हो जाएगी। ऑक्टागन की साइड √2a है, तो ये भी ऑक्टागन की साइड ही है √2a। सिमिलरली ये भी ए होएगा, यहाँ पर 45 45 ऐसे एक्जैक्टली सेम साइज की यहाँ पर ट्रायंगल बनेगी। तो a प्लस √2a प्लस ए, ये सारी साइड की लंबाई क्या है? 16। अब रेक्टेंगल में पॉसिबल क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया कि उस वक्त a √2a a की वैल्यू आपको 6 रखोगे या 8 रखोगे, क्या रखोगे? तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाँ, स्क्वायर में पॉसिबल है। अब देख लेते हैं। तो a प्लस ए दैट इज 2a प्लस √2a इज इक्वल टू 16। ए मैंने ले लिया जी कॉमन, तो उस साइड जाएगा नीचे 2 प्लस √2। अब इसको रेशनलाइज मैं मन ही मन में कर सकता हूँ। नीचे क्या बचेगा? दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि 4 में से 2 2, 2 8 16। इसको सोल्व करते हैं, 8 दूनी 16 माइनस 8 √2, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। इन गिवन फिगर PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल, QR इज इक्वल टू 18, PS इज इक्वल टू 9, और हमने बताना है भैया इसका एरिया, ठीक है। 60 और 60 120, 120 और 50 270। चारों एंगल कितने होते हैं? चारों एंगल होते हैं जी 360 के। 360 में से 270 के, यहाँ पर बच गया 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर दोनों एंगल 60 60 के हैं। अगर मैं इनकी साइडों को एक्सटेंड करूँगा ऐसे बिल्कुल सीधा, तो ये जो ट्रायंगल बनेगी, यहाँ पर मैंने इसको मान लिया ए, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 60 डिग्री आएगा। 60 60 120 बाकी का 60 ही बचा है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। और हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से इस पोर्शन को घटा दो, इसका एरिया घटा दो, नीचे वाले का एरिया आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 18, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है √3/4 इंटू 18 इंटू 18 माइनस इस पोर्शन का एरिया मैं घटा रहा हूँ। तो देखो, ये अगर 150 है तो ये होगा जी 30। अब मेरे को एक बात बताओ, 60 के सामने 9 है तो 30 के सामने क्या होगा? तो 30 के सामने 3√3 होगा।
60 के सामने जो भी है उसको √3 से डिवाइड करके 30 के सामने वाला आता है। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस मैंने मान लिया 9 और इसके ऊपर हाइट इससे परपेंडिकुलर क्या है 3√3। अब ये 9 3 27 बटे 2√3 है, मैं इसको काटता हूँ, 2 दूनी 4 2 में 18, 18 में 162 बटे 2√3 और आगे है 9 3 27 बटे 2√3। तो 162 में से 27 गए 135 बटे 2√3 है क्या कहीं पे, ये रहा 135 √3 बटे 2। ABCD जो स्क्वायर A इज सो इनटू पॉइंट P देख लेते हैं भैया। A इज जॉइंट टू पॉइंट P और BC के ऊपर एक पॉइंट है P, तो ये लो ये मैंने पॉइंट P मान लिया। D इज जॉइंट टू ए पॉइंट Q ऑन AB और DAB पर एक पॉइंट पर जोड़ी गई है पॉइंट Q पर, ये मैंने पॉइंट Q मान लिया। ध्यान से सुनते रहिएगा, AP इक्वल टू DQ, AP ये जो है DQ के बराबर है। अब ध्यान से सुनो, अपने पास दो ट्रायंगल में दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एक तो ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP के अंदर ये 90 है बिकॉज स्क्वायर है, और एक ट्रायंगल है ADQ, ये 90 है। अब दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो ध्यान से, एक राइट एंगल है, RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक राइट एंगल है, जी हाँ है दोनों के अंदर राइट एंगल, दो इसके अंदर भी इसके अंदर भी, दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है वो बराबर है, जी हाँ। और एक जो साइड है, बिकॉज इस ट्रायंगल के अंदर ये जो साइड है स्क्वायर की साइड है, इस ट्रायंगल के अंदर ये जो साइड है स्क्वायर की साइड है, दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर है, दोनों की एक साइड बराबर है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो दोनों क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट हो गई। यानी कि अगर ये वाला एंगल A है तो ये वाला एंगल A है, समझे। अगर ये वाला एंगल B है तो ये वाला एंगल भी B है। मैंने कैसे बोला देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, मैंने इसके एंगल्स को मान लिया ए बी, 90 के अलावा वाले को ए बी और 90 तो इसमें आई, तो दूसरी वाली जो ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है। ये एंगल डी इक्वल कौन सा एंगल होगा, कॉन्ग्रुएंट कौन कौन सी ट्रायंगल, एक बार मैं वो आपको बता देता हूँ। डी ए क्यू, ट्रायंगल डी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी पी, तो एंगल डी एंगल ए के बराबर होगा, मतलब ये ए है एंगल डी, ये भी एंगल क्या आएगा। अब मैं इस पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये पूरी बड़ी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो ऐसे खड़ी है, मैं ये नहीं चाहता कि आपको कुछ कंफ्यूजन रहे, और एक ट्रायंगल सिमिलर इसी के जैसी ट्रायंगल वो लेटी है, तो इसका ये एंगल अगर ये है तो इस लेटी का ये है, इसका ये 90 है तो ये 90 है, इसका ये एंगल भी है तो इसका ये एंगल भी है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ए माना तो इसको आप 90 माइनस ए भी मान सकते हो, है ना, मान सकते हो ना, या फिर बी मान लो, इसको आप ये याद रख लो कि ए और बी का सम 90 है, मैं ज़्यादा लिखना नहीं चाह रहा था ऐसे बड़ा 90 माइनस, बस ये, तो ये ए है, इस ट्रायंगल का ये एंगल भी है। अब उसने आपसे जो पूछा है ना, उसने ये बोला कि ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं एक्स पर, शायद एक्स बोला उसने, आर बोला उसने पूछा एंगल डी आर पी, यानी कि ये वाला एंगल डी आर पी। तो मैं भाई ए और बी का सम 90 है, आपको बताया कि नहीं, अभी अभी बताया, एक एंगल 90 है और बाकी दो एंगल ए और बी है, तो ए और बी का सम 90 है, तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर देखो, ये वाला एंगल 90 हो गया, तो फिर ये वाला भी 90 हो गया, ये भी 90, चारों 90 हो गए, जो उसने पूछा है वहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा, कई बार स्टूडेंट कैन नॉट बी डिटरमाइन लगा देते हैं इसका। अब ये देखो एक बार इजी क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फ्रॉम पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं और इस पी ए के पैरेलल ये ओडी ड्रॉ किया गया है और इस पी बी के पैरेलल ये ओडी ड्रॉ किया गया है, और उन्होंने ये वाला एंगल आपसे पूछा है, तो मेरे भैया ये वाला जो एंगल है ये इसी के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों के पैरेलल ही ये दोनों लाइंस इन्होंने ड्रॉ की हैं, ठीक है। तो हमें एंगल पी निकालना है, उसी के बराबर एंगल सीओडी होगा। अब इसने बताया क्या है, इसने बताया कि जो कोण ए बी है रेडियस के बराबर है, यानी कि 5, और इसका रेडियस भी 5 है, तो अब होएगा क्या, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, तो यहाँ पर कितना एंगल बना है, यहाँ पर एंगल बना 60 डिग्री का, और अब मेरे को एक बात बताओ ये एंगल कितना होगा, टेंजेंट का और रेडियस का, ये 90 डिग्री, एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री, तो ये 90 और 90 180 हो गए। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल की, कौन क्वाड्रिलेटरल की, पी बी ओ ए, इसकी ये एंगल 90, ये एंगल 90 180, तो इसका और इसका सम 180 होगा, तो ये 120 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री, बस इन्होंने फिगर अच्छी नहीं बनाई इसलिए 120 लग नहीं रहा, ठीक है। तो भाई इस वीडियो के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो सारे हो गए हैं। अब मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, अच्छे से तैयारी करते रहिए।